हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एलआर सर्किट या एलसीआर सर्किट। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एलआर सर्किट या एलसीआर सर्किट का जो मैंने वीडियोस है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं, तो उसे आप वहां से जाके देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद ये आपको और आसानी से समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं कि डिस्चार्जिंग कैसे होगा कैपेसिटर थ्रू एलआर सर्किट में। पहले की अगर सर्किट की बात करें तो पहले वाले सर्किट में हमारा पी और एस कनेक्ट था और ये वाला कनेक्ट नहीं था। तो जो वोल्टेज यहाँ से जा रहा था ना, वो इस कैपेसिटर को अब चार्ज कर रहा था, कुछ पावर सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब इसको हम हटा देते हैं, तो जो पहले से ही चार्ज था वही चार्ज अब क्या होगा, आर और एल के थ्रू क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो आर और एल के थ्रू डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि अब जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसके थ्रू, आर और एल के थ्रू। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, एल क्या है, इंडक्टर है, सी क्या है, कैपेसिटर है। VC कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, VR जो है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, और जो L है वो जो VL है वो इंडक्टर के थ्रू आपका वोल्टेज है। तो होगा क्या, हम क्या करेंगे, R और S को कनेक्ट कर देंगे, इस बैटरी को रिमूव कर देंगे। लेकिन हियर वी रिमूव द बैटरी रिमूव कर दिया गया एंड कनेक्ट R to S। R और S को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। एक टाइम T होगा, इस टाइम T पे क्या होगा, आपका प्रोसेस हो जाएगा डिस्चार्जिंग का। वही लिखा है, सपोज एट एनी टाइम T ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग Q बी द चार्ज। मतलब ठीक है ना, कहने का मतलब क्या, एक ऐसा टाइम होगा कि मतलब हम कोई भी टाइम कह सकते हैं, एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे क्या होगा, आपका जो कैपेसिटर हो डिस्चार्ज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि सपोज वही चीज़ है, सपोज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR है, इंडक्टर के थ्रू जो वोल्टेज है वो VL है, और इसके थ्रू जो वोल्टेज है वो VC है। अब देखो, लेकिन अगर पहले तो हम किरचॉफ लॉ अगर लगाते थे तो ये V इक्वल टू सब के बराबर होता था, क्योंकि यही सोर्स था। लेकिन अब सोर्स कौन है, ये। तो इसका मतलब अब VC किसके बराबर होगा, VR और VL के। तो वही चीज लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR जो होता है वो I और IR होता है, वो फिक्स है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो होता है वो Q बाई C होता है, वो भी फिक्स है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होता है LDI अपन में DT होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सोर्स ही अब मेन हो गया है, तो ये वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो VC है वो VL प्लस VR के बराबर होगा। तो VC की वैल्यू Q बाई C है और VL की वैल्यू LDI अपन में DT, और VR की वैल्यू क्या है वहाँ से IR है, ठीक है। अब I इक्वल टू DQ अपन में DT होगा, लेकिन साइन माइनस लगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होगा, बिकॉज Q इज डिक्रीज विद द टाइम। तो जहाँ पर चार्ज है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से Q बाई C L और इसको I की जगह पर रखोगे DQ अपन में DT, तो D2 Q अपन में DT स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस I की जगह DQ अपन में DT और R हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ से इसको इधर लेके आओ, तो L D2 Q अपन में DT स्क्वायर, ये इधर आएगा तो DQ अपन में DT R हो जाएगा प्लस में, और ये कहा गया, ये पहले से ऑलरेडी था, तो Q बाई C इक्वल टू 0। अब इस L से डिवाइड कर देते हैं, L से डिवाइड करोगे तो DT Q अपन में DT स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे L से कट जाएगा, यहाँ पर भी L आ जाएगा और एक यहाँ पर भी L आ जाएगा, ठीक है। तो R बाई L DQ अपन में DT और Q अपन में LC। अब हम R बाई L को 2 अल्फा मानेंगे, 1 अपन में LC को ओमेगा नॉट स्क्वायर मानेंगे। तो इसकी जगह पर रख दो DT Q अपन में DT स्क्वायर, R बाई L की जगह 2 अल्फा और 1 अपन में LC की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन बाई L की जो वैल्यू आई थी वो 2 अल्फा थी, ठीक है। 1 अपन में LC की वैल्यू थी ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखो R बाई L की जो वैल्यू आई थी वो 2 अल्फा आई थी, 1 अपन में LC की वैल्यू हम लिए थे ओमेगा नॉट स्क्वायर। जब वैल्यू रखने के बाद DT Q अपन में DT स्क्वायर, यहाँ पे R बाई L था उसकी जगह पे 2 अल्फा रख दिए, DQ अपन में DT प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और क्या हो गया आपका Q हो गया। ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 अपन में LC है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या, सपोज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जैसा कि हमने LC सर्किट के अंदर में हमने किया था, किसमें, ग्रोथ के अंडर में, उसी तरह से हम लोग डिस्चार्ज के अंदर में करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर भी हम एक सोल्यूशन लेने वाले हैं। तो Q बराबर आ गया BE की पावर बीटा T, DQ अपन में DT इक्वल टू बीटा BE की पावर, अरे DQ अपन में DT करोगे तो बीटा बाहर कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, बीटा B की पावर E। फिर एक बार और करोगे तो एक बार और आएगा, तो बीटा स्क्वायर BE की पावर बीटा T हो गया। अब Q DQ अपन में DT और D2 Q अपन में DT स्क्वायर, DT Q अपन में DT स्क्वायर, DQ अपन में DT, और Q की जगह ये पूरा वैल्यू रख दो तीनों। तो देखो पहले की जगह रखो तो बीटा स्क्वायर B E की पावर BT प्लस 2 अल्फा बीटा B E की पावर BT प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बीटा E की पावर BT होगा। हर जगह देखो तो B E की पावर बीटा T कॉमन निकाल लिए, B E की पावर बीटा T कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल 0। अब ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो सीधा चार लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू जो मिलती है बीटा की वो मिलती है माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो दो सोल्यूशन मिल जाएंगे इसके, एक B1 मिलेगा और एक B2 मिलेगा। टेकिंग जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमारे पास जो इक्वेशन था
Q बराबर क्या है, बीटा e की पावर बीटा t है, तो यहाँ पर एक B1 आएगा और एक B2 आएगा। तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ये वाला वैल्यू बीटा की वैल्यू, एक बार यहाँ बीटा 1 होगा, एक बीटा 2 होगा, तो उसकी जगह पुट करेगा। देखो Q बराबर आ गया B1 e की पावर माइनस अल्फा प्लस, एक बार लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t हो जाएगा। और दूसरी भी क्या करोगे आप, फिर B2 आएगा, फिर e की पावर यहाँ पर बीटा 2 होगा, तो उसकी जगह पे ये प्लस की जगह पे बस माइनस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, वेयर B1 एंड B2 जो लिए हमने वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब देखो t बराबर 0 और q बराबर q नॉट करने का, तो q बराबर q नॉट हो जाएगा और t की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर 0 होगी तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर भी e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब बीटा 1 प्लस बीटा 2 मिलेगा, तो q नॉट की वैल्यू हो जाएगी बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसी इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो I इक्वल टू डी क्यू पाम डी टी, मतलब इसको डी क्यू पाम डी टू लेगा तो करंट आ जाएगा, तो डी क्यू पाम डी टी इक्वल टू B1 हो जाएगा। ये पूरा कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे आगे आ जाएगा, फिर e की पावर सेम उतर जाएगा, t हट जाएगा, ठीक है, सॉरी t तो रहेगा ना यहाँ से, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म बस आएगा और फिर सेम वैल्यू उतर जाएगी। फिर उसी के साथ इस तरह ये भी होगा, B2 उतरेगा, पूरा टर्म आ जाएगा आगे और फिर e के पावर सेम टर्म आ जाएगा। फिर अब तुमको क्या करना है, फिर I की वैल्यू 0 लेना है, t की वैल्यू 0 होती है, यहाँ I की वैल्यू 0 करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा और t की वैल्यू 0 करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, सिर्फ ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। तो यहाँ से 0 इक्वल टू B1 माइनस अल्फा ये वैल्यू और प्लस B2 ये। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो इसमें से B1 माइनस अल्फा है या B2 माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा कॉमन लोगे तो B1 प्लस B2 हो जाएगा। और उसी तरह से इसमें से अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे तो B1 माइनस B2 बच जाएगा। अब हमें निकालना है, हम जानते हैं कि B1 प्लस B2 की वैल्यू Q नॉट होती है, जो कि यहाँ निकाले हैं। तो जहाँ B1 प्लस B2 वहाँ Q नॉट रख दो, तो 0 इक्वल टू माइनस अल्फा Q नॉट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा B1 माइनस B2 हो गया। अब यहाँ पर B1 प्लस B2 की जगह पे हमने क्या रख दिया, ये वाला B1 प्लस B2 की जगह यहाँ पे Q नॉट है तो अल्फा Q नॉट है। अब इसको क्या इधर कर दो चाहे इसको इधर भेज दो, हमें B1 माइनस B2 निकालना है, तो अल्फा Q नॉट और इसे डिवाइड कर दो तो B1 माइनस B2 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा Q नॉट अपन में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। B1 प्लस B2 की वैल्यू आई है Q नॉट, B1 माइनस B2 की वैल्यू अल्फा Q नॉट अपन में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो B1 की वैल्यू आ जाएगी Q नॉट अपन में 2 और बाकी ये B2 इक्वल टू Q नॉट अपन में 2 1 माइनस अल्फा अपन में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट, इसमें प्लस रहता है और इसमें माइनस रहता है। अब हमारे पास एक वैल्यू थी जो कि पिछले इक्वेशन में है, Q इक्वल टू B1 e की पावर माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस B2 e की पावर माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। जहाँ पे B1 है जहाँ पे B2 है, तो B1 की जगह पे ये वाला वैल्यू B1 की जगह पे रख दो और B2 की जगह पे ये वाला टर्म्स रख दो, तो रखोगे तो तुमको ये पूरा टर्म्स मिल जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर टाइम t की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। टाइम t की वैल्यू अगर 0 करोगे तो उस केस में 3 केसेस अराइव होती है, इस इक्वेशन से 3 केसेस अराइव होती है। तो केस फर्स्ट कहता है कि वेयर अल्फा स्क्वायर इज, अल्फा की वैल्यू जो है ना ओमेगा नॉट स्क्वायर से अगर बड़ी हो, तो इस केस में द क्वांटिटी इज रियल आर पॉजिटिव देयरफॉर इट अप्रोच इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव तक अप्रोच करेगा, जब इन्फिनिटिव तक अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू मल्टीपल हो गया यहाँ पे, तो 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब फिर बोला इट अप्रोच टू इन्फिनिटिव द एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैविंग नेगेटिव पावर टू अप्रोच टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी के टर्म में आएगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो 0 से मल्टीपल इसमें होगा तो ये भी 0 और ये भी 0, मतलब q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब 0 होने का मतलब क्या है, इसका जो चार्ज और डिक्रीज हो, क्योंकि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये सर्किट क्रॉस कर गई थी, तो यहाँ पे क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो Q नॉट है, तो इस Q नॉट जो चार्ज है वो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो वो डिक्रीज होकर कहाँ तक पहुँचेगा, 0 तक पहुँचेगा। तो जो ग्राफ बनेगा इसका, वो ग्राफ शो करेगा टाइम t और q के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर Q नॉट मैक्सिमम आपका चार्ज है, तो ये चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा RLC सर्किट के अंदर में कैपेसिटर के थ्रू जो चार्ज है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी 2 केसेस बचे हैं, 2 केसेस को हम लोग देखते हैं अभी।